अगर आप भी एक इंडियन ट्रेडर हैं, क्रिप्टो टैक्सेशन को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं और मार्केट में भी बहुत सारा डेटा है क्रिप्टो एंड फॉरेक्स टैक्सेशन को लेके, लेकिन वो और कन्फ्यूजन बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपकी हर कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। जो भी आपके मन में डाउट है कि 30% टैक्स कब लगेगा, 1% टीडीएस क्या है, एंड स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या है, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या है, लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा, एवरीथिंग इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे देख पाएँ, तो पहले मैं ये बता दूँ कि मैंने एक पीडीएफ बनाई है, जिसके अंदर मैंने एक ही पीडीएफ सिर्फ़ एक पेज के अंदर जो ट्रेडर लोग जो ट्रेडिंग करते हैं एक्चुअल में उनके लिए जितनी ज़रूरत की चीज़ है और जितना उन्हें समझना चाहिए टैक्सेशन के बारे में, वो सब इस एक पीडीएफ में उतार दिया है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, किसी दूसरे को भी समझा सकते हैं। और ट्रेडिंग जो है वो टैक्सेबल है, इट फ्लैट 30% ऑन टोटल प्रॉफिट प्लस उस पे 4% सेस भी लगेगा। देखिए, स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब है कि आप एक्चुअल बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, कोई भी टाइप का कॉइन हो या कोई भी टाइप का क्रिप्टो, आप एक्चुअल में बाइंग कर रहे हैं, उसे होल्ड कर रहे हैं और फिर उसे सेल कर रहे हैं। तो इस टाइप के केस में जो भी आपको प्रॉफिट होगा, आप 30% उस पर टैक्स देंगे। नो लॉस कैरी फॉरवर्ड, नो लॉस एडजस्टमेंट इन सेम ईयर। अगर समझिए कि आपने किसी क्रिप्टो में कोई लॉस किया है, तो ना तो वो आपको सेम ईयर में उसका लॉस का सेट ऑफ मिलेगा, ना उसे आप अगले ईयर्स में या नेक्स्ट ईयर्स में, ना ही आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। समझिए आपने बिटकॉइन बाय किया, उसमें प्रॉफिट किया, इथेरियम बाय किया, उसमें लॉस किया, तो जो लॉस हुआ है उसको आप भूल जाइए, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ है उस पे आप आंख बंद करके 30% टैक्स दे दीजिए और 4% सेस जो है वो आपको अलग से लगेगा। और टैक्स पेबल इवन इफ बेसिक स्लैब लिमिट एग्जेम्पशन लिमिट इज नॉट क्रॉस्ड। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि लोगों को लगता है कि अगर मेरा स्लैब रेट से मैं कम है मेरी इनकम, तो मुझे क्रिप्टो पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रिप्टो टैक्सेशन में अगर आपने स्पॉट बाइंग सेलिंग की है और अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, तो जितना भी प्रॉफिट हो, भले ही 1 रुपये प्रॉफिट क्यों ना हो, आपको उस पर 30% टैक्स भरना ही भरना है। और इवन 1 रुपीज इनकम इज टैक्सेबल एट 30%। और नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंसेस अलाउड। देखिए, सेक्शन 115 बीबीएच बोलता है कि क्रिप्टो टैक्सेशन में जैसे आप बाइंग सेलिंग जब करेंगे, तो जब आप टैक्स भरने जाएंगे तो आपको कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। हाँ, क्रिप्टो जितने में आपने बाय किया है, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ओनली वो आपको अलाउड होगा। उसके अलावा कोई भी एक्सपेंडिचर, जैसे आप बोले कि मुझे सॉफ्टवेयर का खर्चा लगा, मुझे ट्रेडिंग फीस लगी, मैंने किसी से कंसल्टेंसी ली, उसकी फीस लगी, या कोई भी एक्सपेंसेस आप बताएं, कोई एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलाउड है। आगे चलते हैं, टीडीएस सेक्शन 194 एस, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसको लेके भी इंडिया में बहुत कंफ्यूजन है लोगों में। क्योंकि एक्सचेंज जो है वो 1% टीडीएस काटता है और जो अनरजिस्टर्ड एक्सचेंज है वो 1% टीडीएस नहीं काटता है, क्योंकि वो इंडिया के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग नहीं काम करता है। तो इस पे थोड़ा सा बात करते हैं कि जब भी आप कोई क्रिप्टो सेल करेंगे, जब भी आप एक्सचेंज पे जाके क्रिप्टो सेल करते हैं, तो या फिर अगर किसी को ट्रांसफर भी करेंगे, जैसा भी आप करते हैं, तो 1% टीडीएस जो है वो आपका एक्सचेंज काट लेगा। और अगर एग्रीगेट वैल्यू, अब देखिए ये भी होता है कि टीडीएस कब काटा जाएगा, अगर आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू जो आपने ट्रांजेक्शन किए क्रिप्टो में 1 ईयर में अगर 10,000 क्रॉस कर दिया, और कुछ केसेस ऐसे हैं स्पेशल केसेस जिनमें 50,000 अलाउड है, अगर इस वैल्यू को क्रॉस कर दिया तो एक्सचेंज आपका 1% टीडीएस काट लेगा। देखिए, यहाँ प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है कि क्रिप्टो में प्रॉफिट कितना है, यहाँ मैं ट्रांजेक्शन वैल्यू की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर आपने एक बिटकॉइन लिया है, तो जो ट्रांजेक्शन आपने किया है, जितने में सेल किया है आपने, तो वो ट्रांजेक्शन वैल्यू अगर 10,000 से ऊपर चलेगी तो आपको 1% टीडीएस जो है एक्सचेंज काट लेगा। एक्सचेंज आपका टीडीएस काटेगा, वो अपनी टीडीएस रिटर्न भरेगा, तो वो आपके 26 एएस में शो होने लगेगा। और जो आप ईयर एंड में जब आप अपनी रिटर्न भरने जाएंगे, तो तब आप पूरा का पूरा जितना भी आपका टीडीएस बनता है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपके टैक्स आ रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट जो है उसका सेट ऑफ ले सकते हैं। ये एक बार एक्सचेंज ने आपका टीडीएस काट लिया, तो ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स के पास चली जाएगी, क्योंकि जब वो रिटर्न भरेंगे तो आपके 26 एएस में 1% टीडीएस शो कर रहा होगा। तो आप फिर क्रिप्टो की जो इनकम है उसको हाइड नहीं कर सकते। तो प्लीज आप रिटर्न जरूर भरिए अगर आपका टीडीएस कटा है, और उसको सेट ऑफ कीजिए और पूरा जो टैक्स है उसको प्रॉपर भर दीजिए। तो ये तो हो गई स्पॉट टैक्स की बात हो गई, कि अगर स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं आप, एक्चुअल में बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा। तो ये तो हो गई वो बात। अब चलते हैं हम कि क्रिप्टो अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग अगर किया जाता है, तो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, अलग अलग प्रोफेशनल अपना अलग अलग ओपिनियन लेके बैठे हैं मार्केट में। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है इंपॉर्टेंट नोट में, कि कोई भी स्पेसिफिक क्लेरिफिकेशन जो है वो इनकम टैक्स ने अभी तक नहीं दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई भी क्लेरिफिकेशन इस मामले में नहीं दिया है। तो आप जिस भी, मैं आपको तीनों अप्रोच बता दूंगा जो मार्केट में अलग अलग सीए, अलग अलग प्रोफेशनल जो है वो लेके चल रहे हैं। आप जो भी अप्रोच अगर लें, आप जिस भी तरीके से अपनी रिटर्न फाइल करें, तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन रखिएगा और पूरा सोच समझ के ही वो डिसीजन लीजिएगा। मैं अपनी भी ओपिनियन इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और मैक्सिमम प्रोफेशनल लोग इसमें क्या कर रहे हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है।
तो चलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखते हैं कि क्या है। जब क्रिप्टो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं हम इंडिया में, तो उसमें जो सबसे सेफ अप्रोच है वो ये है कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उस पे भी 30% टैक्स भर दीजिए। देखिए वैसे तो ये सोच जो है वो बिल्कुल इलॉजिकल है, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशनल जो बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं वो लोग ओपिनियन देते हैं कि जब इनकम टैक्स ने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी अगर क्रिप्टो में कर रहे हैं तो उस पर भी आंख बंद करके 30% टैक्स भर दीजिए। लॉस हुआ है तो उसे भूल जाइए, कुछ मत करिए। तो जैसा देखिए मैंने लिखा है कि some taxpayer are applying 30% tax like spot trading even on future and option trading। रीजन है कि अवॉइड लिटिगेशन एंड टेक ए सेफ स्टैंड, की ये सबसे सेफेस्ट अप्रोच हो जाएगी क्योंकि इसमें तो वो बिल्कुल ही सेफ हो जाएंगे, कोई इशू ही नहीं आएगा उनको। लेकिन अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और 30% टैक्स भरेंगे तो फिर तो मींस हमें छोड़ ही देनी चाहिए ट्रेडिंग, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। सेकंड है स्पेक्युलेटिव व्यू। देखिए ये सबसे ज्यादा अप्रोच जो है, बड़े बड़े जितने भी प्रोफेशनल है सबसे ज्यादा स्पेक्युलेटिव बिजनेस का अप्रोच लेके चल रहे हैं। देखिए इसका रीजन बताता हूँ क्या है कि आप जब फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो में, उसको जितना भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उस सबको स्पेकुलेटिव बिजनेस मान के चलिए। देखिए स्पेकुलेटिव बिजनेस क्यों माना जाए, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए इनकम टैक्स में सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 कहती है कि अगर कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे किया गया तो ही वो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाएगा। मींस इनकम टैक्स ने सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 में स्पेकुलेटिव बिजनेस की डेफिनेशन दी है कि अगर कोई भी बिजनेस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं किया जाता है, जैसे कि इंडिया में क्या होता है, इंडिया में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होता है तो वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे हो रहा है, जैसे बीएससी है, एनएससी है, ये सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड है। तो लेकिन जो क्रिप्टो के जितने भी एक्सचेंजेस हैं, वो चाहे इंडिया के एफआईओ रजिस्टर्ड एक्सचेंज हो चाहे अनरजिस्टर्ड एक्सचेंज हो आउट ऑफ इंडिया के, वो कोई भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में नहीं आते हैं। तो जब इंडियन इक्विटी में ट्रेडिंग की जाती है फ्यूचर एंड ऑप्शन की, वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे की जाती है, तो वहां पर जितना भी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में जो बिजनेस होता है वो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में आता है। लेकिन क्रिप्टो में इसको स्पेकुलेटिव माना जाएगा। ये एक रीजन हो गया कि हम स्पेकुलेटिव मानते हैं और ये एक्चुअली सबसे ज्यादा लॉजिकल है। और इसमें आप इनकम टैक्स जब आप कभी भी अगर आपको नोटिस भी आता है तो एटलीस्ट आप कोई लॉजिक दे सकते हैं उनको कि आपने क्यों इसको स्पेकुलेटिव बिजनेस की तरह ट्रीट किया। तो आप, मेरा भी पर्सनल ओपिनियन यही है कि जब भी आप क्रिप्टो में और फॉरेक्स में अगर कोई भी ट्रेड करते हैं उसे स्पेकुलेटिव मान के चलें और उसे मतलब कि आप 4 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको लॉस होता है तो इसके लॉस को किसी अदर इनकम से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। स्पेकुलेटिव को आपको स्पेकुलेटिव के सामने ही एडजस्ट करना है, उसके अलावा कहीं नहीं होगा। थर्ड ओपिनियन है नॉन स्पेकुलेटिव व्यू। अब ये देखिए ये सबसे लॉजिकल व्यू है। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस अगर मानते हैं तो वो सबसे ज्यादा लॉजिकल तो बनता है, लेकिन वो सेफ अप्रोच नहीं है इनकम टैक्स में। देखिए लॉजिक क्या है कि कुछ प्रोफेशनल का ऐसे मानना है कि क्रिप्टो और फॉरेक्स में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है उसका नेचर सेम वैसा ही है जैसा कि इंडियन इक्विटी मार्केट में जब हम इंडेक्स में या फिर किसी शेयर्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, सेम वैसा ही फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग हम क्रिप्टो और फॉरेक्स में करते हैं। तो लॉजिकली ये है कि आप इसको नॉन स्पेकुलेशन मानो, बट ये सेफ अप्रोच नहीं है, रिस्क बहुत है इसमें। तो इसके लिए सब लोग ज्यादातर जो है स्पेकुलेटिव व्यू में जा रहे हैं जो बड़े प्रोफेशनल है। बट अगर कल को इनकम टैक्स का कोई भी इसमें रूल्स आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके, तो इसमें मतलब कि मेरी तो यही उम्मीद है कि उसे नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस अलाउ करना चाहिए। एटलीस्ट इंडिया के जो एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है उन पे होने वाली फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को तो आप अलाउ करिए कि नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाए। अभी देखिए एक थर्ड केस भी आता है कि हमने बात कर ली कि इंडियन इक्विटी में कैसा होता है, हमने बात कर ली स्पोर्ट ट्रेडिंग में क्या होगा, हमने बात कर ली कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होगा। एक केस और है जो इंडिया में सबसे ज्यादा चलता है कि अगर हमने अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं, समझो बहुत सारे एक्सएनएस है, एक्सएम है और बाइनेंस है, ऐसे बहुत सारे अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। अगर हम उन पे ट्रेड कर रहे हैं, भले ही वो क्रिप्टो हो या चाहे फॉरेक्स हो, फॉरेक्स मींस कोई भी पेयर्स में कर रहे हैं लाइक गोल्ड यूएसडी कर रहे हैं या फिर कोई भी करेंसीज में कर रहे हैं, यूरो यूएसडी में या फिर क्रिप्टो कर रहे हैं, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, तब क्या होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए सिंपल सा है, उसके रिस्क एंड कॉम्प्लायंस गिन लेते हैं कि एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 3 इंडियन लॉज हैं जिनका नॉन कॉम्प्लायंस हो सकता है कि आप कर रहे हो। सबसे पहले है फेमा का नॉन कॉम्प्लायंस। देखिए सीधा लिखा है मैंने कि ट्रेडिंग ऑन अनरजिस्टर्ड ओवरसीज प्लेटफॉर्म क्रिप्टो गोल्ड यूएसडी फॉरेक्स ईटीसी मे कॉन्स्टिट्यूट नॉन कॉम्प्लायंस अंडर फेमा। क्योंकि बाहर इन्वेस्टमेंट करने का और अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना, डॉलर रुपीज एक्सचेंज करना, इन सबका फेमा के अकॉर्डिंग कुछ अपने रूल्स हैं और उनका हो सकता है कि आप नॉन कॉम्प्लायंस कर रहे हो। तो ये है कि ये
कंफर्म नहीं है कि ये इलीगल है। देखिए मैंने लिखा भी है कि ये दिस इज नॉट कंफर्म कि ये इलीगल है, बट पॉसिबल रिस्क एग्जिस्ट है इसमें। हम इसमें कह सकते हैं कि शायद आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हो। दूसरा है मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क। इसका एक अलग पीएमएलए एक्ट होता है। देखिए क्या होता है कि जब भी आप अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे इंडिया के बाहर ट्रेड करते हैं तो आप बहुत सारे P2P ट्रांजेक्शन करते हैं, जिसमें आप डॉलर खरीदते हैं रुपए देके, और फिर रुपए जब आपको प्रॉफिट होता है तो जब आप पैसा वापस निकालते हैं उन एक्सचेंजेस से, तो आप वापस घुमा के उसको डॉलर को सेल करके रुपीज लेते हैं किसी ना किसी से। अब इसमें रिस्क ये है कि जब आप किसी को डॉलर बेच के या कोई क्रिप्टो बेच के जब रुपीज लेते हैं तो आपको नहीं पता है कि वो रुपीज कहाँ से आया है, किसी बेटिंग ऐप का तो नहीं है, हवाला का तो नहीं है। तो जब तक आपको नहीं पता है कि वो कोई वेरीफाइड सोर्स से है या नहीं, वो जेन्युइन है कि नहीं, तो इसमें पीएमएलए एक्ट का भी नॉन कंप्लाइंस हो सकता है। तो P2P ट्रांजेक्शन एंड एक्सचेंजेस थ्रू अनवेरिफाइड सोर्सेज में अट्रैक्ट मनी लॉन्ड्रिंग कंसर्न and regulatory non-compliances. In P2P, when we exchange through an unverified sources and receive money in Indian rupees after selling USD, we do not know whether that money comes from a betting app or any other illegal sources. Since we do not know the exact sources, it may lead to a money laundering case. तो वो आपको फ्यूचर में पता लगेगा। इसी वजह से आप देखेंगे तो इंडिया में बहुत सारे लोगों के अकाउंट भी फ्रीज हुए हैं। बहुत सारे ये मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड बहुत सारे अकाउंट फ्रीज हुए हैं, और इनकम टैक्स भी बहुत लोगों को नोटिस भेज रहा है। थर्ड है इनकम टैक्स का रिस्क। थिंकिंग दैट रिपोर्टिंग विल नॉट गो टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड नॉट पेइंग टैक्स कैन लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए इसका मैं समझाता हूँ आपको। बहुत सारे लोग आज भी इंडिया में ऐसा सोचते हैं कि जब हम फॉरेक्स किसी अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा टीडीएस तो कटता नहीं है, और वो जो अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है वो इंडिया में किसी फ्रेमवर्क तो फॉलो करते नहीं है, या फिर कहीं भी टैक्सेशन का रिपोर्ट तो देते नहीं है। तो जब उन्होंने टीडीएस नहीं काटा, और अगर मैंने उस पे जाके क्रिप्टो बाय सेल किया है या फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग किया है, तो क्या ही पता लग जाएगा इनकम टैक्स को। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो ये बहुत गलत है। तो इसमें आप इनकम टैक्स का भी नॉन कंप्लायंस कर रहे हो। तो ये और क्रिप्टो एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग द ट्रीटमेंट विल बी द सेम एंड टैक्स इम्प्लीकेशन विल बी आइडेंटिकल। आप चाहे क्रिप्टो इंडिया में करिए, भले ही फॉरेक्स करिए अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे, ट्रीटमेंट वही होगा। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप बिजनेस में लीजिए उसको स्पेकुलेटिव या नॉन स्पेकुलेटिव, और अगर आप स्पॉट बाइंग सेलिंग कर रहे हैं भले ही वो अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, आपको 30% टैक्स देना ही है। अपनी इनकम आईटीआर भरते वक्त पूरा जितना भी आपका इनकम है वो आप शो कीजिए, और उस पर पूरा डिटेल जो है टैक्सेस भरिए, और अगर आपका टीडीएस कटा है तो उसे भी रिफंड में क्लेम करिए। एंड if an unregistered exchange has not deducted 1% TDS from you, you may have to be मतलब डू सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194S एंड सेल्फ पे इट। तो अगर आप अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे स्पॉट बाइंग सेलिंग कर रहे हैं और उन्होंने आपका टीडीएस नहीं काटा है, तो शायद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी टीडीएस का करना पड़ सकता है। आपको खुद ही टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा और रिटर्न भरना पड़ेगा। एंड लास्ट में एक मैंने ओपिनियन के लिए दिया है आपको कि इवन अगर आपने मान लो टीडीएस नहीं भी कट करके भरा खुद से, तो भी आप जब इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो अपनी पूरी जितनी भी क्रिप्टो की डिटेल्स हैं, भले ही वो स्पॉट बाइंग सेलिंग हो, भले ही फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग हो, पूरी डिटेल आप अपनी आईटीआर में दीजिए और पूरा टैक्स भरिए। अगर आपका टीडीएस कटा है तो उसको सेट ऑफ कर लीजिए उसके सामने, और इस हिसाब से आपको रूल है। देखिए ये सारे जो है मेरे ओपिनियन है, ये एजुकेशनल पर्पज के लिए है ये वीडियो। और अभी तक इनकम टैक्स ने कुछ भी क्लेरिफाई नहीं किया है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को कैसे लिया जाए। फ्यूचर में बहुत जल्द ये रूल निकालेंगे, क्योंकि अभी काफी केसेस इस चीज के सामने आ रहे हैं। बट तब तक अगर देखा जाए, जो सेफ अप्रोच है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए वो स्पेक्युलेटिव है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस की तरह ट्रीट करें उसको, इंडियन इक्विटी मार्केट को देखते हुए उस हिसाब से नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में लेना चाहिए। फिर भी देखिए अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जो बायो में जिसका लिंक होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल पे आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस जो है फ्यूचर में मिलती रहेगी। मैं एक सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं प्राइस सेक्शन और जितने भी ट्रेडिंग है उनकी साइकोलॉजी है और उन सबको लेके भी डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक यू।